हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण समाप्त हो चुके हैं। आप सभी को जानकारी है कि निष्ठा प्रशिक्षण पूरे होने के बाद एक निष्ठा का ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाना है, जिसमें हम सभी टीचर्स को 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर हमारे 60% नंबर आते हैं तो हम सभी टीचर्स को एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित होगा। तो साथियों, इस प्रशिक्षण में ये जो टेस्ट होगा निष्ठा का ऑनलाइन, इसमें मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 18 तक का जो कंटेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनके द्वारा आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में देखेंगे आप निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन जिनके द्वारा हम अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। यह भाग 1 है। इसके बाद जो अन्य वीडियो आएंगी उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने मैं लाऊंगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर इस प्रकार की वीडियो जो शिक्षक से संबंधित होती हैं, इनको आप अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप इनमें शामिल हो सकते हैं। ग्रुप्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं अपना स्वयं मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से, यहाँ पर खाली स्थान है, तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। 9वीं, 7वीं, कक्षा 6, कक्षा 8। तो साथियों, यहाँ पर आएगा कक्षा 8। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 8वीं। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से 8 तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का व्यावसायिक विकास और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान समान शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए मानसिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। पहला विकल्प है जेनेटिक, दूसरा है कार्य शिक्षा, विकल्प नंबर 3 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, विकल्प 4 व्यावसायिक शिक्षा। तो साथियों, इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1 जेनेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार कौशल मॉडल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, रिक्त स्थान है और हरित कौशल शामिल है। तो साथियों, यहाँ पर आएगा उद्यमिता कौशल, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग्यता 1, यहाँ पर खाली स्थान है और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। लागू, प्रयोगात्मक, अवलोकनीय, नष्टकारी। तो साथियों, योग्यता 1 अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। सही जवाब है विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सारथिक के रूप में विकसित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी हैं। इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है अच्छा, दूसरा है सामान्य, विकल्प नंबर 3 मैनुअल, विकल्प नंबर 4 है मशीन। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 मैनुअल। अगला क्वेश्चन आता है। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, नैदानिक, पारंपरिक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक। तो साथियों, यहाँ पर आएगा व्यवहारिक और इसकी व्यवहारिक व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 व्यवहारिक आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी कार्य नहीं, यहाँ पर रोजगार आएगा, बल्कि यह बच्चों के रोजगार क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, सभी भविष्य के लिए करियर का रास्ता तैयार करें, रोजगार कौशल को विकसित करें। तो साथियों यहाँ पर आना है विकल्प नंबर 2 सभी, क्योंकि ये तीनों ही विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और, यहाँ पर विकल्प है नीचे, मौलिक, प्रायोगिक, बुनियादी और उत्पादक। तो यहाँ पर क्या आना है साथियों, यहाँ पर आना है उत्पादक, विकल्प नंबर 4। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव को, यहाँ पर रिक्त स्थान है, कि व्यवहारिक कार्य के रूप में जाना चाहिए या सामान्य कार्य के रूप में जाना जाता है, या फिर पूर्व व्यावसायिक कार्य के रूप में जाना जाता है, या फिर सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब है विकल्प नंबर 4, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, फिर यहाँ पर विकल्प है, जापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है ये? 1968, 1986, 2020, 1992। तो साथियों इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचालित होता है? हंसने से, खांसने और सीखने से, खर्राटे से, व्यायाम से। तो उसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, खांसने और सीखने से। अगला प्रश्न, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता, सभी हितधारक। इसका सही जवाब है सभी हितधारक। अगला प्रश्न, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? पहला विकल्प है आयु समूह के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। विकल्प 2, बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। विकल्प नंबर 3, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। विकल्प नंबर 4, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? निजी शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक परामर्शदाता, डॉक्टर। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, शिक्षक परामर्शदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन, यहाँ पर रिक्त स्थान है, और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो पहला है छात्रों की बुद्धि की पहचान करने में, छात्रों की योग्यता के बारे में जानने के लिए, छात्रों को ग्रेड देने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? पहला विकल्प जागरूकता पैदा करना, दूसरा है स्वाध्याय, नंबर 3 लचीलापन, नंबर 4 है अध्ययन सामग्री। तो जो प्रमुख चुनौती नहीं है वह है अध्ययन सामग्री, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न आता है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला विकल्प
सामाजिक दूरी, हाथ मिलाना, दोस्तों के साथ गपशप करना, जॉगिंग। इसका सही जवाब है सामाजिक दूरी, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न, छात्रवासियों के लिए सुरक्षित संगरोध यानी कि क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? जो छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं। पहला विकल्प है विद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर। सही जवाब है विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? स्वाइन फ्लू, कोविड-19, इबोला, टाइफाइड। तो ये तो सभी को जानकारी है इसकी, कोविड-19, विकल्प नंबर 2। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? वंशानुगत, विटामिन की कमी, प्रजातिगत, संक्रामक। तो साथियों कोविड-19 एक संक्रामक रोग है, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष की आयु से कम हो, पहला विकल्प है। दूसरा है 14 वर्ष की आयु से कम, 16 वर्ष की आयु से कम, 6 वर्ष की आयु से कम। सही जवाब है बच्चा वह है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। अगला प्रश्न, उत्तरजीविताधिकार में शामिल है मनोरंजक गतिविधियाँ, माता पिता के साथ पिकनिक, खिलौने, भोजन, कपड़ा, आश्रय। तो उत्तरजीविता के जो अधिकार होते हैं उसमें शामिल होता है भोजन, कपड़ा और आश्रय, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, बाल लैंगिक शोषण होता है किससे होता है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर, लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम। दूसरा विकल्प है लड़कियों से ही। तीसरा विकल्प केवल लड़कों से। विकल्प नंबर 4 लड़के और लड़कियों दोनों। इसका सही जवाब है बाल लैंगिक शोषण लड़के और लड़कियों दोनों से होता है। अगला प्रश्न, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो, मामला दुर्व्यवहार का हो, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। विकल्प नंबर 4 परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो। सही जवाब है विकल्प नंबर 3 सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। अगला प्रश्न, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? पहला विकल्प बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो, जब कृत्य एक बार किया गया हो, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, जब महिलाओं के द्वारा कृत्य किया गया हो। सही जवाब है विकल्प नंबर 3 कृत्य एक गुरुतर अपराध बन जाता है जब जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो उसी के द्वारा ये कार्य किया गया हो। अगला प्रश्न, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि बच्चे अनुशासित नहीं हैं। दूसरा विकल्प प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन। विकल्प 3 कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। विकल्प नंबर 4 वित्तीय संकट। इसका सही जवाब होगा कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए एक विशेष कानून है? पहला विकल्प है भारतीय दंड संहिता 1860। विकल्प 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। विकल्प नंबर 3 पोक्सो अधिनियम 2012। विकल्प 4 किशोर न्याय अधिनियम 2015। सही जवाब है विकल्प नंबर 3 पोक्सो एक्ट 2012। अगला प्रश्न, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। पहला विकल्प है उपेक्षा, दूसरा है भावनात्मक दुरुपयोग, नंबर 3 लैंगिक शोषण, नंबर 4 है शारीरिक शोषण। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 लैंगिक शोषण। अगला प्रश्न, अगर आपको बच्चे के साथ वह किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? पुलिस, SJPU, माता पिता, चाइल्ड लाइन 1098
सेवा। जिला बाल संरक्षण की इकाई का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 पुलिस SJPU। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है। पहला है बच्चों को दोष देना, दूसरा सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, विकल्प 3 दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना, विकल्प नंबर 4 दुराचारी को डांटना और चेतावनी देना। यानी कि इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2 सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और उससे बात करें। सबमिट करते हैं इसको और अपना स्कोर देखते हैं। देखते हैं क्या स्कोर आता है। तो स्कोर आया है 30/30। तो साथियों आप भी इन प्रश्नों को नोट कर लें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जब इसका टेस्ट होगा तो इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाने हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें, वीडियो पर कमेंट भी करें और वीडियो को अपने शिक्षक साथियों में भी शेयर कर दें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब नमस्कार, हैव ए नाइस डे।